मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने इस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका क्या नाम है, बहुपद। पाठ 2, बहुपद। टॉपिक का क्या नाम है, बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है। ये बहुपद जो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और यहाँ पे यानी कि जितना कुछ भी है सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसी जब हम बेसिक इसका कंप्लीट कर लेंगे तो फिर सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अलग से पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि बहुपद होता क्या है और इसके बारे में क्या क्या है। ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर में चर, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। फिर सेकंड में है अचर, अचर राशि क्या होती है। फिर तीसरे में है पद, यानी टर्म्स। और चौथे नंबर में है बहुपद, जो आज का खुद ही का टॉपिक है, पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद है व्यंजक, व्यंजक, व्यंजक। और इसके बाद है फिर समीकरण, समीकरण। फिर घात, घात यानी कि कोटि। ठीक है। व्यंजक एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, समीकरण यानी इक्वेशन, घात यानी डिग्री। फिर इसके बाद है शून्यक, ये। और एक आता है गुणांक। इतने सारे हो गए। ठीक। गुणांक जिसको कोफिशिएंट कहते हैं। इतने चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद, बहुपद, व्यंजक, समीकरण, घात, शून्यक और गुणांक, इतनी चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें कि चर और अचर। ठीक है ना, कि चर क्या होता है और फिर अचर। ठीक है। चर जैसे जो चर राशि होती है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होती है, जैसे एक्स वाई जेड, या फिर कह सकते हैं कि ए टू जेड, ए बी सी डी जो है उस फॉर्मेट में यदि लिखा होता है तो उसको चर कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ए बी सी डी के फॉर्मेट में जो लिखा होता है उसको चर, एक्स वाई जेड इत्यादि प्रकार के जो हो गए, ठीक, वो क्या हो गए, चर। अचर क्या होता है, जैसे गिनती हो गई, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, अचर मतलब कांस्टेंट, गिनती के रूप में हो गया, एक दो तीन चार, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि अचर राशि। ठीक है। चर राशि हो गई, अचर राशि हो गई। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि चर कैसे बना, अचर कैसे बना। जैसे हम इसको जोड़ें तो 10 और 20 यदि हम जोड़े तो कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। 10 में 20 जोड़े तो ये क्या होगा, 30। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और जो जोड़े यानी प्लस किए तब पर भी क्या आया, कांस्टेंट ही आया। ठीक है। इसका मान कहीं पे भी बदलने वाला नहीं है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं तो 10 प्लस 20 30 ही होगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट यानी अचर राशियां हो गई, अचर राशियां जो कहीं पे भी बदली नहीं जा सकती हैं। ठीक है। चर जो है, जैसे मान लो एक समीकरण बनाते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 30। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई बराबर 30, ये हो गया। यहाँ पे x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 30 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 29 प्लस 1 कर सकते हैं, तब पर भी तो 30 ही होगा। होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कहीं और जाए तो बदल जाए, 15 प्लस 15 हो जाए, तब पर भी तो कितना होगा, ऐसे ही होगा। कुछ और कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये चर राशियां हो गई जो बदल रही हैं, यानी कि इसका मान कहीं पे कुछ और है, कहीं और आगे जाने पर कुछ
और है, लेकिन जो इसका फॉर्मेट होता है वो एक्स वाई और जेड के रूप में होता है, ठीक है। और अचर राशि का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, गिनती संख्याओं के रूप में होता है। तो ये अचर राशियां हो गई और ये कौन सी राशियां हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चर यानी इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पद, ठीक है। पद, पद यानी कि टर्म यानी कि कितनी बार आ रहा है कोई चीज, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है। जैसे मान लो हम लिखें कि 3x² प्लस 4x+5, ठीक है। ये अब इसमें ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं। पद मतलब टर्म्स, यानी कि कितनी बार आया है। लेकिन पद को डिसाइड कौन करता है, प्लस और माइनस के साइन डिसाइड करते हैं कि वो कितनी बार है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक बार प्लस लगा है और यहाँ पे भी लगा है, तो एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से पद हो गए। एक पद भी हो सकता है, जैसे मान लो ये लिख दिए 3x, ये एक पद में है। आगे यदि मान लो प्लस माइनस लिख करके कुछ और आ जाता है तो फिर दूसरा पद बन जाएगा। गुणे में नहीं, गुणा और भाग डिसाइड नहीं करेगा कि ये अगला पद है या नहीं है। लेकिन यदि प्लस और माइनस लिख करके कुछ और लिख दें, जैसे +1 लिख दिए, एक पद और बढ़ गया, ठीक है ना, ये दूसरा पद हो गया। प्लस या माइनस का चिन्ह लगा के अगर कुछ और लिख देते हैं तो इसका मतलब एक पद और बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये पद हो गया। ऐसे मान लो 4x-3 है, इसमें भी दो ही पद हैं, ठीक है ना। तो देखो पद कितने प्रकार के होते हैं। पद तो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लो एक पद है तो एक पदी, दो पद है यानी कि द्विपद, त्रिपद है, तीन पद है इसका मतलब त्रिपद, चार पद है इसका मतलब कि चतुर्थ पद, ठीक है ना। ऐसे करके ऐसे बढ़ता जाएगा जितने भी पद होंगे। तो ठीक है, पहले पद यानी कि एक पद सिंगल पद है। सिंगल पद कौन सा था, जैसे अभी लिखे थे 3x, तो 3x क्या है, सिर्फ एक पद, ठीक है ना, एक पद। ये कितने पद का है, एक पद, एक पद या फिर एक पदी, ठीक है ना। ये हो गया। अगर मान लो दो पद में है तो, जैसे दो पद में कौन सा है, ये वाला है, तो द्विपद हो गया, ठीक है ना, द्विपद। कोई दिक्कत। तीन पद में कौन सा है, ये वाला है, एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये त्रिपद इसको कह देते हैं। क्या कहेंगे, इस प्रकार से जब कोई होगा 3x² प्लस 4x+5, कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो ये कौन सा पद होगा, कितने पद, कितने पद हैं इसमें, त्रिपद, ठीक है ना। तो हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए इसमें कितने पद हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, कितने पद हैं, तीन पद। तो एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये हो गया त्रिपद, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई दिक्कत है। तो ये हो गया पद यानी कि टर्म्स, कितनी बार है। फिर इसके बाद आता है बहुपद, ठीक है, क्या, बहुपद, ठीक है। बहुपद, बहुपद यानी बहु से पता चल रहा है कि बहुत, और पद यानी कि स्टेप यानी कि कितनी बार है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स का मतलब भी होता है, पॉली मतलब बहुत और नॉमियल्स मतलब पद, ठीक है ना। तो ये हो गया बहुपद। जैसे जब बहुत बार आता है तो उसको बहुपद कह देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग कक्षा 9 में एक परिभाषा पढ़े थे कि जैसे जितने किसी भी बीजी व्यंजक में जितने सारे पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा परिभाषा को चेंज कर देंगे। क्या कहेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, उसी को बहुपद कहेंगे। ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या अभी हम लोगों ने एक चैप्टर में यानी फर्स्ट वाले में पढ़ के आया था कि पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। ये इस प्रकार से हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब देखो बहुपद, व्यंजक और समीकरण, बीजी व्यंजक उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। और फिर एक है समीकरण। ये सब एक ही जैसे हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अंतर है।
बाकी सब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। देखो, बहुपद को जानने से पहले पहले इसको जानना होगा कि बीजी व्यंजक क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने परिभाषा में जोड़ दिया कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते, ठीक है ना। तो बीजी व्यंजक क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है, तब ना पता चलेगा कि कौन सा बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक देखो क्या होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसकी घात कुछ भी हो सकती है। पद तो होंगे ही, एक पद का हो चाहे द्विपद का हो चाहे तीन पद का हो चाहे चतुर्थ पद का हो, लेकिन पद तो होंगे ही। लेकिन बीजी व्यंजक में जो चर की घात है, किसकी घात, चर की घात है, ठीक है ना। चर माने एक्स वाई जेड जिस फॉर्म में होगा उसकी घात की बात कर रहे हैं। तो जो भी होगा, जैसे बीजी व्यंजक लिख देते हैं कि 3x, ये तो भी एक पद है एक पद की नहीं है, लेकिन एक बीजी व्यंजक भी है। बीजी व्यंजक चर की घात इसमें क्या है, चर की घात यदि कुछ नहीं होता तो एक होता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या की घात में कुछ ना हो तो एक है, किसी चर के पहले कुछ नहीं है तो वहां पे एक लिखा है, किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो वहां पे एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक है, ठीक। तो ये एक पद का हो गया। अब ये एक पद का है, बीजी व्यंजक भी है और बहुपद भी है। लेकिन अगर मान लो हम ये लिख दें कि 3x की घाते 1/2, तो क्या ये बहुपद है, बहुपद तो नहीं है, लेकिन बीजी व्यंजक है, क्योंकि बीजी व्यंजक में घात कुछ भी हो सकती है, ठीक है। घात जैसे मान लो पॉइंट में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, ठीक है, और माइनस में भी हो सकती है, ठीक। तो इत्यादि प्रकार की यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सब बीजी व्यंजक होती हैं, यानी कि उसके घात में यदि कुछ भी लिखा हो वास्तविक संख्या, अभी पढ़ लिए कि जो कि सभी संख्याओं का संग्रह हो, यानी कि उसमें परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो, ठीक। तो परिमेय संख्या में सब संख्या आ जाती है, तो ये हो गया। तो इसकी घात यानी कि बीजी व्यंजक की घात सब हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकता है, प्लस के भी हो सकते हैं, बटे वाले भी हो सकते हैं, रूट वाले भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, बीजी व्यंजक होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में जैसे मान लो हम लिखें x+1/x, क्या ये बीजी व्यंजक है, क्या ये बीजी व्यंजक है। कैसे है, जैसे मान लो थोड़ा सा एक स्टेप इसको हम सरल करें तो ये आ जाएगा x+x, 1/x है। जब x ऊपर जाएगा, घातांक के नियम में पढ़े रहे होंगे कक्षा 9 में कि जब ये x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे घात -1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये -1 हो गया, तो यहाँ पे -1 घात है कि नहीं है माइनस है, लेकिन फिर भी ये व्यंजक है, ठीक है ना। तो बीजी व्यंजक हो सकता है। लेकिन यदि इसी चीज की हम बात करें कि क्या ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, बीजी व्यंजक को समझने में कोई परेशानी हुई, नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद बहुपद की बात करते हैं कि बहुपद अच्छा क्यों नहीं होता है। जैसे मान लो क्या लिखे, x+1/x, अभी हम लोगों ने पढ़ के परिभाषा आया कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसको अभी सरल करेंगे तो क्या होगा, x+x घाते -1, लेकिन -1 आ गई, ठीक है ना। पद में चाहे जितने भी पद हो, लेकिन उसमें चर की घात यदि एक भी डिस्टर्ब निकलता है, माइनस का निकलता है, बटा वाला निकलता है, तो फिर पूरा स्टेप यानी पूरा बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद ही खराब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो सुने होंगे कहावत कि जब एक ही मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से मान लो कि एक स्टेप जो आएगा, अगर माइनस का आ गया, बटा वाला आ गया, रूट वाला आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर वो बहुपद पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अब मान लो और ऐसे बहुत सारे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक ले लिए x² + √3x, और एक उदाहरण ले लेते हैं x² + √3x। ये अब बताओ कि क्या ये बहुपद है, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है और ये वाला, अच्छा ये वाला नहीं है और ये वाला भी नहीं है, दोनों सेम नहीं है। देखो इसमें रूट बस 3 में रूट लगा है और इसमें पूरे में रूट लगा है कि नहीं लगा है।
ये रूट 3x लिखा है, लेकिन इसमें रूट सिर्फ 3 बस में लिखा है और फिर बाद में x है कि नहीं है? है, तो इस दोनों में डिफरेंस है। तो अब बताओ कि ये वाला बहुपद है कि नहीं, पहला वाला, और दूसरा वाला ये वाला क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि अब देखो रूट का मतलब होता है कि अगर उसको रूट को हटाएं तो घात में 1/2 लग जाता है। यदि इसको रूट के इसके रूट को हटाएं, दूसरे नंबर वाले को, x² + 3x की घात 1/2 ऐसे आ जाएगा। और घात अब क्या आ गई? 1/2, यानी कि परिमेय संख्या आ गई। इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है, उसके अलावा कुछ और आ गया। यानी कि धनात्मक संख्याएं बस ही होनी चाहिए, वो भी पूर्ण संख्या। ठीक है ना? पूर्ण संख्या में तो धनात्मक वस्तु होगा ही करती हैं। जैसे मान लो कहीं कहीं पे ये भी परिभाषा मिलता है कि ऐसा विजीव व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक में आ गए तो फिर उसमें माइनस भी शामिल होता है, धनात्मक पूर्णांक, तो इसीलिए एक शब्द जुड़ गया कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना? तो धनात्मक जब पूर्णांक होगा तो यानी कि उसको तब हम पूर्णांक वहां पे लगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला तो बहुपद है, ये वाला तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाला यानी फर्स्ट नंबर वाला ये बहुपद है, क्योंकि इसकी घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये मतलब इस तरीके से हम पहचानते हैं कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना? इसकी परिभाषा भी यही होती है कि ऐसा विजीव व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते। ठीक है ना? ये हो गया। कोई दिक्कत है बहुपद को समझने के लिए? पद तो बहुत सारे होंगे, चाहे एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, कुछ भी पद हो, वो तो रहेगा ही। लेकिन विजीव व्यंजक में भी तो ऐसा होता है, एक पद हो, दो पद हो, कई सारे पद भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ घात में है, डिग्री में है। ठीक है ना? यहाँ पे भी कुछ चल सकता है, माइनस में चल सकता है। ठीक है ना? इसमें माइनस का भी लिख दिया, अच्छा यहाँ लिख दिए हैं, और इसमें सिर्फ पूर्ण संख्या। ठीक, घात क्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। ठीक है ना? इसके बाद आता है समीकरण। ठीक है ना? इन दोनों के बाद बहुपद, विजीव व्यंजक और फिर समीकरण। ठीक है ना? समीकरण क्या होता है? जैसे मान लो इनके जो भी कुछ लिखें, यदि बराबर में कुछ आ जाए, ठीक है, यदि बराबर में हम कुछ लिख दें या फिर जीरो ही लिख दें, जैसे लिखे थे अभी x + 1/x और बराबर जीरो लिख दिए, तो ये समीकरण बन जाएगा। यदि मान लो ऐसे लिखें x² + 3x + 2 बराबर जीरो, फिर भी ये समीकरण बन गया। ठीक है ना? यदि मान लो ऐसे लिखें ax + b बराबर जीरो, तब पर भी ये तो है समीकरण ही। ठीक है ना? और तरीके हो सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख दें bx² + c बराबर जीरो, तब पर भी ये समीकरण हो जाएगा। कुछ भी लिखें, लेकिन बराबर में कुछ लिखें। यदि मान लो जीरो ना लिखें, जीरो ना लिख करके 3 ही लिख दें, 5 ही लिख दें, कोई संख्या लिख दें, तब पर भी ये समीकरण होगा। मेन चीज ये है कि यदि उसके बराबर में कुछ आ जाए, चाहे जीरो हो, चाहे कोई संख्या हो, चाहे अचर हो, चाहे चर संख्या हो, कुछ भी हो, लेकिन बराबर में यदि कुछ आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो समीकरण फिर बन गया। अभी ये समीकरण नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसके बराबर में कुछ लिखा ही नहीं है, ये समीकरण नहीं है। मान लो 3-4 को ऑप्शन आ जाता है अपने को पहचानने के लिए कि मान ये बताओ कि इसमें से कौन सा बहुपद है, ax² + bx + c। फिर दूसरा आ जाए कि ax² + bx घाते -2 + c। फिर तीसरा आ जाए कि ax² + bx + c बराबर जीरो। तो इसमें से बहुपद कौन सा है? ऊपर वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला। विजीव व्यंजक कौन सा है? तो दूसरा वाला हो जाएगा। समीकरण कौन सा है? तो तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम उसमें थोड़ा थोड़ा इसमें जो डिफरेंस है, बारीकी जो है, उसको पकड़ लिए तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा बहुपद है, कौन सा
व्यंजक है, कौन सा समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इतना समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से ये होता है। इसके बाद जो आता है वो क्या है, घात। घात की बात कर लेते हैं। क्या घात, घात क्या होता है। एक चीज और इसमें बता दें, जो बहुपद है उसका व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी किस रूप में होता है, किस तरीके का लिखा होता है ज्यादातर। तो अगर एक पद का होगा, ऐसे लिखा होगा एक पद का, मिटा दें इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो क्या बहुपद जो था वो किस तरीके का लिखा होगा। बहुपद, ठीक है, यदि एक पद है, ठीक है ना, एक पद में, यदि एक पद में होगा तो इस प्रकार से, दो पद में होगा या फिर ए एक्स लिख देते हैं, सीधा सीधा ए एक्स हो गया। द्विपद में होगा ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से लिखा हो सकता है। ठीक है, त्रिपद में होगा तो ऐसे पद बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा त्रिपद में जब होगा तो ए एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इत्यादि प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि पद तो पहला पद, इसमें दो पद, इसमें तीन पद। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ लिखा होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं घात। घात क्या होती है। घात यानी कि बहुत जगह इसको कोटि भी कहते हैं और डिग्री भी, इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, हिंदी में कोटि भी कह सकते हैं घात को। ठीक है, तो घात क्या होगा, जैसे कोई भी बहुपद होगा तो उसकी घात, घात का मतलब अधिकतम घात। ऐसी घात, कोई भी बहुपद लिखा होगा, लेकिन उसमें हम देखेंगे अगर घात हमसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा घात किसकी है, वही उसकी घात होती है। जैसे मान लो एक दो समीकरण लिखते हैं, 5x³ प्लस 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 10। ठीक है, एक ये बहुपद हुआ। एक ऐसे हो सकता है 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं 3x⁻10 प्लस 5x प्लस। अब बताओ कि इसमें घात, इस बहुपद का घात क्या है। तो इस बहुपद की घात कितनी है, तीन। अधिक बार कितनी बार आया है, तीन, चार। यानी कि सबसे अधिक बार जो होगा वही, यानी चर संख्या की, किसकी, चर की, चर की अधिकतम घात जो होगी वो उस बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। लिख देते हैं, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी इस वाले बहुपद में अधिकतम घात क्या है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, यहाँ दो है, तो अधिकतम घात कितनी बार है, तो बहुपद की घात क्या होगी, चार। ठीक है, कोई दिक्कत। इस वाले में, दूसरे वाले में 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, इसकी घात दो है, इसकी घात कुछ नहीं है तो एक है, तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात दो है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, दो घात। इस वाले में चार घात। ठीक है, इस वाले में कितनी घात है, इस वाले में एक है, यहाँ पे 10 है, तो अधिकतम घात, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो एक चीज और, यदि किसी बहुपद की घात अधिकतम एक होगी, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात एक होगी। एक कैसे, जैसे मान लो सिर्फ लिखा है 3x, तो इसकी घात अधिकतम एक, तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, तो ऐसे बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसकी घात कितनी है, एक, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद।
जिसकी घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जिसकी घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या किस तरीके से लिखा होगा, ए एक्स प्लस बी, ये तो रैखिक बहुपद का उदाहरण हुआ। ठीक है ना, ए प्लस ए एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है ना, ये इसका व्यापक रूप भी है, इसी रूप में लिखा होता है हमेशा रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा जो होता है द्विघात बहुपद वाला, वो ये इस प्रकार का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। घात कितनी है इसकी? अधिक बार, तो द्विघात बहुपद। इसमें घात कितनी है? एक, तो रैखिक बहुपद। अगला एक स्टेप और लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद, घनी बहुपद। ठीक है ना, इत्यादि प्रकार का नाम है इसका, इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या फिर घनी बहुपद, एक ही चीज है। कोई दिक्कत? ये तो ये इसका व्यापक रूप है, हमेशा इस रूप में लिखा होता है। जैसे मान लो ये 3x है ना, तो 3x में अब b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, 3x प्लस 0, ये हो गया। कोई दिक्कत? 3x प्लस 0। अब यहाँ पे ax प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कंडीशन इनमें एक लगती है। कौन सी कंडीशन? हर रैखिक बहुपद की हो, चाहे द्विघात बहुपद की हो, चाहे त्रिघात बहुपद की हो, लेकिन जिस घात का बहुपद होगा उसके पहले वाला जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अभी गुणांक अगला, इसके शून्य के बाद गुणांक की बारी है। तो यानी कि यक्स, यानी ये रैखिक है तो यक्स के पहले इसका गुणांक क्या है? वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि वही 0 हो गया तो फिर ये तो सब 0 0 में आ जाएगा, इसका मान कुछ ही रह ही नहीं जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो a की वैल्यू 0 कर दिए, a 0 का फिर एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो फिर तो ये तो पूरा द्विघात बहुपद जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा, रह ही नहीं जाएगा। तो हर स्टेप में, हर घात के बहुपद में जिस घात का बहुपद होगा उसके पहले वाला गुणांक, यानी उसका गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, सब में तो ए लिखे हैं, जिसका मतलब यह है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो उस घात का बहुपद बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ज्यादा घात का होगा तो और लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इससे अधिक वाले घात भी होंगे तो ज्यादातर अपने को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना, फिर जब इसके और आगे पढ़ना होगा तो फिर तो और आगे अगली क्लास में, जैसे मान लो कॉलेज वॉलेज में हो गया 12 तक, तो यहीं तक रुके रहेंगे, त्रिघात तक में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अगला जो है वो क्या है? गुणांक को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद शून्य को पढ़ते हैं अंतिम में। ठीक है, गुणांक जैसे अभी बता रहे थे, गुणांक, गुणांक क्या होता है? कॉफिशिएंट। जैसे एक्स स्क्वायर का पहले वाला जो होगा, जैसे एक्स स्क्वायर के पहले, एक्स के पहले ये क्या हो जाएंगे? उसके गुणांक होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो उसका गुणांक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स लिखा है, उसके गुणे में जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? गुणांक। यदि इस बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। कोई संख्या होती तो वो बताते, अभी तो ए है तो ए हो गया। एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक डी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से गुणांक की पहचान करते हैं। ठीक है ना, जिसकी भी बात करेंगे, यदि मान लो इसमें पूछें कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक तो 5 हो जाएगा।
यदि मान लो x की पावर 4 जो है इसका गुणांक क्या होगा, 4 है, यहाँ पे 4 है तो 4 ही होगा उसके पहले, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 गुणे एक्स क्यूब, तो एक्स पावर 4 है, 4 लिख दिए, 4 गुणे एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर में यानी कि इसके गुणे में क्या है, 4 है, गुणे मतलब गुणांक, ठीक है ना। तो गुणांक की पहचान इस प्रकार से करते हैं, ये इनका गुणांक होता है, किसी भी स्टेप में, किसी भी बहुपद में, किसी भी पद में, जिसकी भी पूछेंगे उसके बगल में क्या लिखा है, ठीक है ना, वही बताना है। प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जैसे प्लस, अब ये इसका पूछे तो ये नहीं कि इधर का हम ये वाला बता दें, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है गुणांक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, शून्यक। अब शून्यक, शून्यक क्या होता है, शून्यक यानी इसको मूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं मूल, इंग्लिश में इसको जीरोस कहते हैं, शून्यक। किसी भी बहुपद का जब हम शून्यक निकालेंगे तो पहले उस सब बहुपद को शून्य कर देंगे, ठीक है ना। शून्य करने का मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि लिखा है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है, द्विघात बहुपद इस रूप का लिखा होता है, अभी बताया ना कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार का, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। यदि इसके शून्य निकालना है तो इसका मतलब बराबर जीरो होना चाहिए, बराबर जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो कैसे आएगा, यानी कि जो मूल होते हैं, मूल और शून्य एक ही चीज है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। मूल जो होता है यदि वो इसमें रखने पर जीरो हो जाता है, पूरा समय पूरा बहुपद जीरो हो जाए तो फिर वो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो ए, एक समीकरण ले लेते हैं, ए 5x+3 बराबर जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जीरो आ जाए, जो भी रखने पर जीरो आएगा वही इस बहुपद का मूल होगा, ठीक है ना। एक पद वाले में, रैखिक बहुपद वाले में मूल निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे, 5x बराबर +3 है, बराबर को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 5 है फिर ये गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर -3/5 हो गया, ठीक है ना। तो x का जो मान आया है -3/5 आया है, यानी कि ये इस बहुपद का मूल आया है। यदि x के जगह पे इसके मान को हम यहाँ रख दें तो ये जीरो आ जाएगा, देखो चेक करते हैं, 5 गुणे -3/5 और +3, इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 कट जाएगा और -3 और +3 घट जाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। आया जीरो कि नहीं आया, यानी कि जो यक्स का मान आया है वो इस बहुपद का मूल है, इस बहुपद का शून्यक है, एक ही चीज है मूल और शून्यक, ठीक है ना। तो इस बहुपद का ये क्या हो गया, शून्यक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये होता है शून्यक, यानी शून्यक जो होगा वो दिए गए बहुपद को जीरो बना देगा, ठीक है ना, वो उसका मान होता है, ठीक है। एक जैसे मान लो हम ये लिख, बहुपद को हमेशा पी एक्स से डिनोट करते हैं, कहे से, पी एक्स से, पी यानी कि पी यानी पॉलिनोमियल्स और एक्स यानी क्या होगा, जो भी बहुपद दिया रहेगा, यानी कि जो भी एक्स का मान आएगा, यहाँ पे जैसे एक्स का ये जो मान आया है वो उसका शून्यक होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये क्या होता है, जैसे यक्स का जो मान आएगा, मान यक्स अभी नहीं रख रहे हैं, ए रख रहे हैं, ए क्या रख रहे हैं, कोई मान है, ठीक है ना, ए क्या है, कोई मान है। तो जब ए रखेंगे किसी बहुपद में तो यदि वो जीरो आ जाता है तो फिर वो पी एक्स बराबर जीरो कहलाएगा, यानी कि इस बहुपद का मान ए रखने पर क्या आ जा रहा है, जीरो, पी ए बराबर जीरो, ये ए एक्स प्लस बी, ये सवाल हो गया। और ए रखने पर कितना आ रहा है, जीरो रखने पर, तो इसका मतलब ए जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक है, ए जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक, ठीक है ना। इसमें थोड़ा समझना है,
मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शून्य निकालते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर उसको सेटिफाई करवाएंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, ये हो गया। इस प्रकार से अब जैसे द्विघात समीकरण का जब शून्य निकालेंगे तो उसको फिर गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, गुणनखंड, फिर ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, इतना समझने में कोई परेशानी ना हुई होगी, ठीक है ना, समझ में आएगा शून्य क्या होता है। किसी भी बहुपद का शून्य यानी उसके मूल होते हैं, जो भी x के मान आएंगे वो उसके शून्य हो जाते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो दिक्कत हो तो बताओ, बता देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया।